दूसरी जानिब फैसलाबाद के आंखों के मरीजों के लिए अच्छी खबर, एबेलाइड अस्पताल में भी आंखों के कॉर्निया की पैवनकारी हो सकेगी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी ने एलाइड अस्पताल इंतजामिया को इजाजत दे दी। इसी सिलसिले में तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा। आज बिल्कुल आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सिटी 41 की खबर नशर होने के बाद एलाइड अस्पताल इंतजामिया को आंखों की पिवनकारी जो है वो कॉर्निया की पिवनकारी की जो है वो इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि आंखों की पिवनकारी की इजाज़त ना मिलने के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना था। MS एलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद चीमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वो हमारी जो थी ना सर्टिफिकेट जो हमारा था, मतलब रजिस्ट्रेशन दोबारा हो गई है 2 साल के लिए, वो हमें अब जो है ना अप्रूवल मिल गई है। कॉर्निया की पैवनकारी अब बाकायदा तौर पर हमारे अस्पताल में होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर जो होना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले हुडा की जानिब से जो थी पाबंदियाँ आयद की गई थी और उनकी पाबंदियों उनके SOP पर अमल दरामद करते हुए जो रिपोर्ट थी वो भिजवाई गई थी, जिसके बाद अब उनकी जानिब से इजाज़त दे दी गई है कि एलाइड अस्पताल। शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में मुल्क का जदीद तरीन ड्राइविंग स्कूल कायम करने का फैसला, स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल के लिए जगह का इंतखाब करने की हिदायत जारी। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकन कहते हैं कि जदीद स्कूल बनाने के लिए इकदाम का आगाज किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर वफ्द के हमरा लाहौर और रावलपिंडी का दौरा करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जदीद स्कूल की बुनियाद रखी जाएगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में मुल्क का जदीद तरीन ड्राइविंग स्कूल कायम करने का फैसला, स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल के लिए जगह का इंतखाब करने की हिदायत जारी। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मेकन कहते हैं कि जदीद स्कूल बनाने के लिए इकदाम का आगाज जल्द किया जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर वफ्द के हमरा लाहौर और रावलपिंडी का दौरा करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए जदीद स्कूल की बुनियाद रखी जाएगी। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की जानिब से चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और SSP इन्वेस्टिगेशन दफ्तर का विजिट किया गया। अवाम को मिलने वाले सहूलियात और दफ्तरी अमूर का जायज़ा लिया गया। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से। सर बताइएगा कि यहाँ पे विजिट पे आप क्या देख रहे हैं कि पब्लिक को कैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और दफ्तरी अमूर कैसे चल रहे हैं? हाँ जी, आज मैं हफ्तावारी मीटिंग ट्रैफिक स्टाफ के साथ और इन्वेस्टिगेशन के साथ उस सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ, ताकि हम असेस करें कि हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है और क्या जानी चाहिए। हमने उस हवाले से ट्रैफिक की बेहतरी के लिए तकरीबन 20 पॉइंट का एक एजेंडा तैयार किया है कि ये 20 वो एरियाज़ हैं जिनमें हमने काम करना है। इसमें अवेयरनेस पे भी काम करना है, एनफोर्समेंट पे भी काम करना है, इसमें मज़ीद नए आइडियाज़ पे भी काम करना है, मोटिवेशन पे फोर्स पे उस पर काम करना है और लाइसेंसिंग सिस्टम को बेहतर करने पे भी काम करना है। ये सारे एरियाज़ में हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतरी लेकर आएँ। इसी तरह इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भी आने का मकसद ये है कि हमें पता चले कि हम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे अहम मुकदमात हैं ज़िले के, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे क्राइम अगेंस्ट पर्सन प्रॉपर्टी में हम कहाँ पे जा रहे हैं और हमारे जो अदालतों के रिलेटेड मामलात हैं वहाँ पे हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो हफ्ते में एक दिन मैं सुबह 2 घंटे यहाँ पे मेरा टाइम रेगुलर होता है, उसका मकसद यह है। और फिर मैंने आज इनको आइंदा अगले हफ्ते के टारगेट्स दे दिए हैं कि आपने अगले हफ्ते में ये करना है और फिर अगले हफ्ते अब हम नेक्स्ट वीक में हम CTO साहब के साथ जो ड्राइविंग स्कूल है वो हम विज़िट करने जा रहे हैं। आज हमने ये तय किया है, हमने फैसलाबाद में एक स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइविंग स्कूल बनाना है और हमारी ये कोशिश होगी कि उस जैसा ड्राइविंग स्कूल कम से कम पाकिस्तान में उससे अच्छा ड्राइविंग स्कूल ना हो, जहाँ पे लोग ड्राइविंग की अपनी तरबियत भी हासिल करें, ड्राइविंग टेस्ट भी हों, वहाँ पे मशीनों वाली टेक्नोलॉजी भी हो जिसमें कंप्यूटर बेस्ड भी उनकी तरबियत हो, प्लस कंप्यूटर बेस्ड वो अपनी प्रैक्टिस भी कर सकें ड्राइविंग की। इस हवाले से वर्किंग कर दी है। CTO साहब अपना एक डेलीगेशन लेकर लाहौर MT पंजाब लाहौर जाएंगे, एक डेलीगेशन पिंडी भिजवा रहे हैं। इस हफ्ते में हम वर्किंग शुरू करेंगे ताकि हम ये देखें कि वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, जहाँ जो उधर से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो यहाँ पे ले आएँ। एक हफ्ते का इनको वर्किंग का टाइम दिया है, हम अगले हफ्ते जगह सेलेक्ट करके तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे उस पर हम काम शुरू करें ताकि शहरियों को फ़ायदा हो। फैसलाबाद में एक मॉडल तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गोजरा में उसामा हाउस आमद। चौधरी सरवर ने मरहूम M हमजा के बेटे उसामा हमजा से ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब की गोजरा आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گورنر پنجاب چوہدری سرور کی گوجرا میں اسامہ ہاؤس آمد۔ چوہدری سرور نے مرحوم ایم حمزہ کے بیٹے اسامہ حمزہ سے تعزیت کی۔ گورنر پنجاب کی گوجرا آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ برساتی نالے کس کی ذمہ داری؟ 30 سال بعد بھی معاملہ جوں کا توں۔ سینکڑوں کلومیٹر پر محیط برساتی نالے واسا کے لیے درد سر بن گئے۔ سیوریج لائنوں کی صفائی کے لیے جیب خالی تو نالوں کی صفائی کے اخراجات کون بھرے؟ واسا نے جزوی طور پر نالوں کی صفائی کی، مگر سلیب کون لگائے؟ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے اخراجات کون اٹھائے؟ واسا اور میٹروپولیٹن کارپوریشن ہاتھ کھینچنے لگے۔ برساتی پانی کی نکاسی کے لیے شہر میں سڑکوں کے اطراف میں 450 کلومیٹر لمبے نالے بنائے گئے ہیں جو بارش کا پانی سیوریج لائنوں تک لے جاتے ہیں۔ واسا کے مطابق ان نالوں کی صفائی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، مگر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے ان کی صفائی اور دیکھ بھال نہیں کی جا رہی۔ ان نالوں کی مرمت کا بھی کوئی ذمہ دار نہیں۔ بچکوٹ روڈ، سمندری روڈ، جنگ روڈ، اسٹیشن چوک، نواباں والا روڈ، جڑاں والا روڈ کے برساتی نالوں کی صفائی نہ ہو سکی، جس سے سیوریج کے مسائل قابو میں نہیں آ رہے۔ ڈی گراؤنڈ، نڑوالا روڈ، ملت چوک، شیوپورہ روڈ، جمرہ روڈ، ستیانہ روڈ، ملت روڈ سمیت شہر کے متعدد نالے بھی صفائی کے منتظر ہیں۔ کئی ایک کے سلیبس بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ وائس چیئرمین واسا شاہ جاوید کہتے ہیں صفائی کا عمل جاری ہے، معاملے کا جلد مؤثر حل نکالیں گے۔ نو ڈاؤٹ کہ روڈ سائڈ ڈرینز جو ہیں وہ کارپوریشن کے انڈر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے چند دنوں سے روڈ سائڈ ڈرینز میں واسا بھرپور کام کر رہی ہے، اس کی ڈیسلٹنگ ہو رہی ہے، ہماری ہیوی مشینری اور ہمارا ایک پوری ڈویژن ہماری ڈپیوٹ ہے وہاں پر، جو ہم ڈیلی کا پلان دیتے ہیں اور ڈیلی وہاں پر صفائی ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی پانی نکلتا ہے خواہ وہ کسی بھی وجہ سے نکلے وہ مدعا واسا پہ ہی آتا ہے۔ برساتی نالوں پر سلیب کون لگائے گا؟ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ اس معاملے کا فیصلہ مونسون سے قبل ضروری ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ SNGDA نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار ہی پی ایم ایس کا امتحان دے سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر دیا۔ محکمہ SNGAD نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار ہی پی ایم ایس کا امتحان دے سکیں گے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں، پنجاب حکومت نے پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ SNGAD نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار ہی پی ایم ایس کا امتحان دے سکیں گے۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ SNGAD نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار ہی پی ایم ایس کا امتحان دے سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت نے پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ SNGAD نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسکریننگ ٹیسٹ پاس کرنے والے امیدوار ہی پی ایم ایس کا امتحان دے سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے پی ایم ایس کا امتحان دینے سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ SNGAD نے سمری منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی۔ سٹی 41 کی خبر پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید ان ایکشن۔ کھاد کے گوداموں پر چھاپے، کھاد کا ریکارڈ چیک کیا، زرعی افسران کو ہر حال میں کھاد کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ وقار بتائیے گا اس حوالے سے۔ وقار سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں سٹی 41 کی خبر پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید ان ایکشن۔ کھاد کے گوداموں پر چھاپے، کھاد کا ریکارڈ چیک کیا، زرعی افسران کو ہر حال میں کھاد کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں، سٹی 41 کی خبر پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عاصم جاوید ان ایکشن۔ کھاد کے گوداموں پر چھاپے، کھاد کا ریکارڈ چیک کیا، زرعی افسران کو ہر حال میں کھاد کی ترسیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بھی آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں اب صرف ای ٹیگ والی گاڑیاں ہی داخل ہو سکیں گی۔ سی پی او فیصل آباد غلام مبشر میکن اور صدر ڈسٹرکٹ بار اختر علی ورک نے اس کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के गेट पर ई टैग का इफ्तिताह कर दिया गया। ये इफ्तिताह सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन और सदर डिस्ट्रिक्ट बार अख्तर अली विर्क और सेक्रेटरी एजाज कहलू की जानिब से किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि ई टैग का मकसद यही है कि वो तमाम तर गाड़ियां अंदर दाखिल हो सकेंगी वोकला की जिन पर ई टैग लगा होगा। इससे न सिर्फ पार्किंग के मसाइल हल होंगे बल्कि जो गाड़ी चोरियों के वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे उनमें भी कमी लाई जाएगी। इस पर हम बात करते हैं सदर डिस्ट्रिक्ट बार से। सर कहिएगा, आप क्या समझते हैं कि ये किस हद तक फायदेमंद साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई टैग पे आज से हमने अमल दरामद शुरू करवा दिया है और इसका इफ्तिताह जो है वो सीपीओ साहब फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन से करवाया है और इंशाल्लाह ताला इसके अमल दरामद से गाड़ियां जो है वही अंदर दाखिल होंगी जो जिनको ई टैग जो है वो कार्ड इशू हुआ होगा। उसके अलावा और कोई गाड़ी दाखिल नहीं होगी क्योंकि हमारा टेनोर जो है वो बिल्कुल एंड पे भी है। तो इसलिए ये मैं नई इंतज़ामिया जो है वो हमारे भाई हैं सदर और सेक्रेटरी जो हैं उनको ये टास्क इंशाल्लाह ताला उनके सुपुर्द करता हूं कि वो इस पर अमल दरामद भी करवाएंगे। तो इस ई टैग की वजह से हमने जो कचहरी की जो सराउंडिंग थी वहाँ से मोटरसाइकिल जो वगैरह जो तो सारे बाहर निकाले। वो सारे इस वक्त आप देख रहे होंगे सारे मोटरसाइकिल जो हैं वो बाहर हैं, जितने भी हैं सिर्फ वकला के मोटरसाइकिल हैं वो अंदर हैं। तो इसको अब जो मेरी नई इंतज़ामिया आने वाली है तो मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूं आपके हवाले से और इंशाल्लाह ताला वो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला इस तरह ही काबू पाएंगे जिस तरह हमारे दौर में काबू रहा और इंशाल्लाह ताला बेहतर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना है कि ई टैग का मकसद यही है कि जो गाड़ी चोरी है उस पर काबू पाया जा सके और बाकायदा अपडेट कर रही थी। शुक्रिया आपका। थाना मिल्लत टाउन के इलाके में नौजवान के कत्ल का मामला। 10 माह गुजर गए मगर बूढ़े वालिदैन को इंसाफ न मिल सका। बेटे के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। अरबाब इक़्तिदार हम पर रहम खाएं। जवान बेटे की याद में तड़पती मां की दुहाई। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। दस माह गुजर गए मगर मकतूल नौजवान की गमजदा वालदा को इंसाफ न मिल सका। पुलिस हुकाम को बिलखती मां के आंसुओं पर भी तरस न आया। मकतूल असद रजा के वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस ने नामजद मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए। मुतासरा खानदान महकमा पुलिस से मायूस हो चुका। मकतूल असद रजा की वालिदा का कहना था पुलिस बेटे के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। बेटे को घर से ले जाकर उस्मान और साथियों ने कत्ल किया। पुलिस दफातर के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। मेरा बेटा घर आया आके मुझे कहता अम्मी मेरा दोस्त एक साथ है मुझे खाना दे दो। मैंने उसे खाना खिलाना है। मैंने उसको खाना दिया। उसने यहाँ बैठ के हमारे घर में खाना खाया। खाना खा के उसके साथ चला गया। कहता अम्मी जी मैं अभी आया। वो हमाद इफ्तिकार चद्दर लेके गया उसको। हमाद इफ्तिकार, उसके बाद गौहर मुनीर, एजाज रंधावा और उसका बेटा मूसा एजाज, ये सारे वो कह के गया कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। लेकिन उसके बाद मुझे सुबह उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने आके बताया उन्होंने उसे मार दिया। मकतूल नौजवान के वालिद का कहना है कि रेड करने से कबल पुलिस एहलकार मुलजिम को इतला दे देते हैं। अफसरान की यकीन दहानियों के बावजूद कातिल पुलिस की गिरफ्त से आजाद हैं। सीपीओ फैसलाबाद मुलजमान को गिरफ्तार करवाएं। यही वादा करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर कातिल पकड़े जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर कातिल पकड़े जाएंगे। आज 10 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। 2 मार्च को बेटे का कत्ल हुआ। आज जनवरी का महीना दोबारा आ चुका है तो कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए गई भी है 3 बार, हमारे कहने पे रेड किया है तो इनके मुखबर बता देते हैं कि हम आने लगे हैं, भाग जाओ। 10 माह बाद भी कत्ल के मुलजमान गिरफ्तार ना होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में मसाइल बढ़ने लगे। लीगल एडवाइजर तैनात कर लिए गए मगर फाल ना हो सके जिसकी वजह से कानूनी पेचीदगियों में इजाफा होने लगा। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा इस हवाले से। पर लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर लीगल एडवाइज़र तो लगा दिए गए लेकिन उन्हें फाल न किया जा सका जिस वजह से यहाँ पर अदालतों में जो पेशियों का मामला अभी भी मुलाजमीन को पेश होना पड़ता है और इससे यकीनन जो साइलिन है
वो इंतज़ार की सूली पर लटक जाते हैं। तो यहाँ पर फैसलाबाद में जो लीगल एडवाइज़र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बट साहब क्या कहेंगे, क्या माजरा है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये वैसे बड़ा अजीब सा है, हमारे लिए भी बड़ा ये एम्बारसमेंट क्रिएट कर रहा है। पिछले साल इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, उसके बाद एप्लीकेशन हुई, वकला फैसलाबाद से गए, इंटरव्यू हुए, उसके बाद ऑन मेरिट इन्होंने पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल एडवाइज़र लगा दिया गया। 4 अगस्त 2021 को हमारा नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद हमें व्हाट्सएप मैसेज भी आता है कि आपको अपॉइंट कर लिया गया है, तो विद इन डेज़ आपके साथ फर्दर प्रोसीड करते हैं। उसके बाद कोई अभी तक प्रोसीड नहीं है। अब लीगली पोजीशन ये है कि जितने भी पैदा के केसेस हैं, और 1-2 केसेस ही हैं, मेरा अपना आइडिया है कि मोर देन 100 केसेस पेंडिंग है सिर्फ पैलरा के मुख्तलिफ कोर्ट्स में। अब उसमें क्या है, 5 या 6 ग्रेड का एक मुलाजम है, वो जाता है, और मैंने कुछ दिन पहले भी उनसे पूछा कि आप जो कोर्ट में जवाब दाखिल करते हैं वो आप कैसे करते हैं। उसने कहा जी हम खुद ही लिख लेते हैं, खुद ही दे देते हैं। तो क्या एक जो इंस्टीट्यूशंस है इतना बड़ा, जिसके इतने लीगल मैटर्स हैं, जिसके पास लोगों का इतना रिकॉर्ड मौजूद है, क्या उसमें कोई 5-7 ग्रेड का बंदा एक जवाब तैयार कर सकता है? डेफिनेटली बात इसमें नहीं है। इसमें हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये फैसलाबाद वाले उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे या लाहौर वाले इन्हें नहीं गाइड कर रहे। जब हमने अपने तौर पर उनसे कंटेक्ट किया, वो कह रहे जी आप हमारे पैनल पे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हमने नोटिफिकेशन किया हुआ है, बस कुछ दिनों में आपको हम दोबारा इंटीमेट कर देते हैं फैसलाबाद को भी। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान कम न हो सका। गुलिस्तान कॉलोनी और अहमद आबाद में दिन भर गैस गायब रहने लगी। सुई गैस न आने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान कम न हो सका। गुलिस्तान कॉलोनी और अहमद आबाद में दिन भर गैस गायब रहने लगी। सुई गैस न आने की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इस वक्त सुई गैस का बहरान जो है वो बजाय कम होने के हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। गुलिस्तान कॉलोनी और अहमदाबाद का इलाका है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और इलाका मकीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वो अपनी मुश्किलात से आगाह करेंगे कि दिन भर सुई गैस यहाँ पे गायब रहती है, रात के पिछले पहर इलाका के मकीनों के मुताबिक आती है और फिर अलल सुबह हुई दोबारा बंद हो जाती है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करें। क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल है आपके इलाके में सुई गैस सप्लाई की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सूरत हाल है वो तो हमने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है, लेकिन जो वादा हमें किया गया था कि डॉक्टर की डोजेज की तरह हमें सुबह दोपहर शाम गैस मिलनी थी, लेकिन हम मेरे ख्याल से वो भी डिजर्व नहीं करते कि सुबह दोपहर शाम भी हमें गैस नहीं मिल रही। हम अपनी किसी लग्जरी के लिए, अपनी किसी आसाइश के लिए गैस नहीं मांग रहे, किसी जनरेटर के लिए गैस नहीं मांग रहे और किसी गीज़र के लिए गैस नहीं मांग रहे। हम अपने किचन में चूल्हों के लिए गैस मांग रहे हैं। अगर हम पे कोई मेहरबानी ये गवर्नमेंट करे और हमें हमारे चूल्हों के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे चूल्हों के लिए हमें गैस दे दी जाए। शुक्रिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुश्किलात हैं सुई गैस ना मिलने की वजह से आप लोगों को अपने घरों में? सर मुश्किलात वही है, ये बेसिक नेसेसिटी है, कि यूटिलिटी है। जब गैस नहीं आएगी तो ना खाना बनेगा ना नहा सकेंगे। अब इशू ये है कि गवर्नमेंट में जब किसी भी इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस का अंदाज़ा उसके प्रॉफिट से लगेगा ना, तो अवाम इसी तरह ख्वार होंगे। हो ये रहा है पिछले 3 महीनों से ना गैस आ रही है। 1 महीना रीडिंग फोटो आता है लेकिन रीडिंग 0-0 होती है, उसका इम्पैक्ट अगले महीने आता है। अब बेसिक जो स्लैब है 126 रुपये में है, जो टॉप मोस्ट स्लैब है वो 1400 में, यानी मोर देन 11 टाइम्स बिल तो आपका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन गैस नहीं आती। 1 महीना 0 बिल आएगा, अगले महीने पिछले महीने की रीडिंग डाल के बिल आ जाएगा। एंड पे कहेंगे कि हाँ जी इतना तो बिल आ गया, इसका मतलब गैस आती रही है, लेकिन पिछले 2 महीने से बिल्कुल गैस नहीं है। जैसे भाई ने बताया कि 3 टाइम जो खाने का टाइम है उस टाइम तो आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही है। मतलब बिल्कुल, शहरी कहते हैं कि खाना बनाने के टाइम पे भी गैस नहीं आती, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे किचन को कैसे मैनेज किया जा रहा है? देखिए जी, क्या किचन को किस तरह मैनेज करना है कि बेकरी की कोई आइटम ले आते हैं तो वो बच्चे खा लेते हैं, या आजकल वो ड्राई फ्रूट है या फ्रूट वगैरह चल रहा है, इसी तरह सिलसिला कार चल रहा है। यानी कि ऐसा तो है ही नहीं है कि भाई शाम को आए बैठे हैं तो खाना पका हुआ है, सब बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, ये तो सिस्टम ही नहीं है। 3 माह 4 माह से जब से ये सर्दी का मौसम थोड़ा सा बेहतर यानी कि ज़्यादा हुआ है, यही सूरत हाल है। ठीक हो गया। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई महीनों से यही सूरत हाल चल रही है और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, गुज़िश्ता कई महीनों से यही सूरत हाल है। उमैर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में शुगर के गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर। एमरेल 2 mg की कीमत में 140 रुपए का इजाफा हो गया। अहम खबर से अपडेट करें, फैसलाबाद में शुगर के गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर है। एमरेल 2 mg की कीमत में 140 रुपए का इजाफा हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में शुगर के गरीब मरीजों के लिए बुरी खबर। एमरेल 2 mg की कीमत में 140 रुपए का इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा पहले क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है? आज बिल्कुल 140 रुपए का इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से। डायबिटीज के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, एमरेल 2 mg की कीमत पहले ये 326 रुपए की थी और अब 466 रुपए की कर दी गई है। जिससे न सिर्फ फार्मेसी मालिकान परेशान है, बल्कि जो मरीज हैं शुगर के मरीज, उन्हें भी अलग से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस सिलसिले में फार्मा एसोसिएशन के जो सदर है मियां तनवीर, उनका कहना है कि 17% फॉर्म जो माल है उसमें सेल्स टैक्स आयद करने से जो कीमतें बढ़ी हैं। वैसे तो आए रोज अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे न सिर्फ जो मरीज उनके साथ आते हैं तो उनके साथ वो तकरार होती है, तो इससे जहां मरीज परेशान है तो वहां पे फार्मेसी मालकान भी परेशान है। उनका यही कहना है कि अद्वियात की कीमतों पे जो हुकूमत कंट्रोल करे, ताकि जो मरीज आ रहे हैं तो उन्हें बेहतर इलाज करवाना पड़े और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, गरीब मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। अभी आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग का इलाका रिजाना हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार। समुंदरी और फैसलाबाद को जाने वाली मरकजी शहरा साल से टूट फूट का शिकार। स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले तलबा को मुश्किलात का सामना। टूटी सड़क के बायस हादसा भी बढ़ गए। आपको अपडेट करें, टोबा टेक्सिंग का इलाका रिजाना हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के इलाके रजाना को मुंतखब अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया ने नज़रअंदाज कर दिया है और यही वजह है कि इस शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आते हैं, सीवरेज का पानी नज़र आता है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी टूट फूट का शिकार है। मैं से मौजूद हूँ रजाना समुद्री रोड पर। उसकी हालत ये है कि मुकामी अफराद का ये कहना है कि 10 साल से सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार है। कोई सूरत हाल पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। फैसलाबाद जाने के लिए भी इसी शाहराह का इस्तेमाल होता है और ये सड़क जो है वो कई अरसे से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं। स्कूल जो कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, महकमा खुराक का जो गोदाम है वो भी मौजूद है और गंदम के सीज़न में जो ट्रालियाँ यहाँ पर आती हैं और अक्सर औकात ट्रालियाँ यहाँ पर उलट भी जाती हैं और जो मुसाफिर हैं बसों पर जाने वाले उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मुकामी अफराद से बात भी करते हैं और जानते हैं। अंकल जी, आपकी यहाँ पर दर्दी की दुकान है, कब से बैठे हैं? सड़क की हालत कब से है, क्या परेशानी होती है? 10-12 साल हो गया जी असं इतने बैठे हैं। सड़क की यही हालात है जो वेख रहे हैं। परेशानी है, पानी खलो जाता, लंघने थां नहीं लभदी किसी पास। गड्डियां आपस मोटरसाइकिल टकरा जांदियां ने, नुकसान होंदा। यह चीज़ है, लंघने थां नहीं। 10-12 साल यही हाल है। गड्डी सड़क बनी जब नवाज शरीफ बन गया, मुड़ के सड़क ही नहीं बनी है। अच्छा, बिल्कुल इस सड़क पर जो है वो मिट्टी के बादल छाए हुए हैं। मुकामी अफराद खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप बताइएगा कि अभी चंद रोज पहले बारिश हुई है, इसके कीचड़ के आसार अभी तक मौजूद है। बारिश के बाद हालत क्या होती है यहाँ पे? हालत ये है कि सड़क में पानी बहुत होता है और रक्शे वगैरह और एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मुश्किलात होती है। और स्कूल, ये 7 स्कूल है और वो भी बहुत मसला बनता है। स्कूल और कॉलेज जो हैं वो रजाना समुद्री रोड पर वाक़ हैं। तालबात यहाँ से गुजरती हैं, बारिश के दौरान वो इस पानी में गिरती भी हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो हादसात है उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान। को मुश्किलात का सामना है। मुबश्शिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 70,000 नफूस पर मुश्तमिल चन्यूट का सबसे बड़ा मोहल्ला गफूराबाद सीवरेज मसाइल से शदीद दो चार। मकीन कहते हैं इतनी बड़ी आबादी के तीनों दाखिली और खारिजी रास्तों पर सीवरेज का पानी दौड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना है मकीनों को? बिल्कुल जी, ज़िला चिन्योट की सबसे बड़ी आबादी है मोहल्ला गफूराबाद और इस रोड को 3 मेन रोड जो है वो लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद तीनों रोड से जो है वो अरसा दराज से इंतहाई खस्ता हाल है। इसके साथ साथ जो सीवरेज का मसला है वो भी अब तक यहाँ की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर रहा है, जिस वजह से यहाँ के जो मकीन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। तकरीबन 70,000 नफूस पर मुश्तमिल ये आबादी है, जिस वजह से जो लोग हैं वो भी अपने घरों में महसूर हैं और गुजरने का जो है वो रास्ता नहीं है, जिस वजह से इलाका मकीन खासी परेशानी में जो है वो मुब्तला हो गए हैं। कब से ये मसला है, क्या कहेंगे? ये तकरीबन 2 से 3 माह हो गए इसको। ये हमारे मोहल्ला गफूराबाद है, तकरीबन चिन्योट का सबसे बड़ा मोहल्ला है। ये 3 रास्ते हैं, इसको तीनों का ये हाल है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको बेहतर करे। सेवरेज डाली है उन्होंने, लेकिन सेवरेज का कोई हाल नहीं है। ये साइड में है नाली, वो भी बंद है। तकरीबन ये बारिश हुई है, कोई नाली का पानी है, कोई सेवरेज का पानी निकला हुआ है। तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं, कोई भी इधर से नहीं गुजर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा।
लिहाजा इंतज़ामिया को चाहिए कि ये हमारा मसला बेहतर करे। तकरीबन हमारे महल्ले में 70 से 80 हज़ार आदमी तकरीबन सुबह शाम यहाँ से गुजरता है, लेकिन कोई किसी को फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं किसी को, बस गुजर रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया जो है बिल्कुल ही नाअहल है। 2-3 माह से मसला बरकरार है। बाबर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DHQ अस्पताल चिन्योट का सिक्योरिटी का नाकिस निज़ाम, अस्पताल में दवाई लेना खातून को महंगा पड़ गया। जेब तराश खातून का पर्स निकालकर रफू चक्कर हो गया। पर्स में 4000 नकदी, सर्विस कार्ड समेत दीगर कागजात थे। बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिक्योरिटी का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो चुका है। देखा जाए तो यहाँ पर जेब तराश सरेआम फिरते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो वो जेब तराशी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अगर मेरे कैमरा मैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है, जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के रूम है, उनके बाहर ख़वातीन का रश होता है। उसी रश में जो है वो जेब तराश ख़वातीन जो है वो फिर रही होती हैं। और अभी एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें 2 ख़वातीन जो है वो दवाई ले रही थी और उनके शापर में उनका पर्स भी था जिसमें मुख्तलिफ कीमती कागजात और पैसे थे। उन ख़वातीन के साथ आए जो है वो मर्द हज़रात हमारे साथ मुझे वजह बताइए कि कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या कहते हैं? वो अभी ना हमारी बेबी आई थी दवाई लेने, हम पीछे खड़े थे, वो गए हैं 9 नंबर कमरे में और उन्होंने उधर से दवाई ली। इधर वो चेकअप करवाया है, इधर दवाई लेने आ रही थी। उनके शापर था, उसके अंदर बैग था वो परस लेकर इधर पहुंचते ही वो ख़त्म हो गया। शापर किसी ने फाड़ा है और वो लेकर गया। उसके अंदर बहुत कीमती सामान था, हमारे कार्ड थे, सर्विस कार्ड था, शनाख्ती कार्ड था, वैक्सीन का कार्ड था, 5000 रुपये थे, वो सब कुछ ले गए। तो वो अभी कैमरे भी चेक किए, वो कह रहे हैं जहाँ पर आपके साथ वारदात हुई उधर कैमरे की कवरेज ही नहीं आ रही। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान भी है कि मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन कारखाना बाजार में शोबा फाइन आर्ट की तालिबात के फाइनल प्रोजेक्ट की नुमाइश। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। कॉलेज बराए खवातीन कारखाना बाजार फैसलाबाद में आज फाइन आर्ट्स डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें वो तालिबात जिन्होंने 2 साल यहाँ से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल किया है अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए हैं। मुनफरिद नौयत का काम यहाँ पर देखने में नजर आ रहा है। काफ़ी शानदार शाहकार यहाँ पर रखे गए हैं। एम्ब्रॉयडरी के हवाले से बात करें, मलबूसात के हवाले से करें, डेकोरेशन पीसेस के हवाले से बात करें, काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद नौयत का काम जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टूडेंट से बात करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट था उनका, क्या डिस्प्ले किया है। आज स्टूडेंट की तरफ चलते हैं, आप बताएं आपकी तरफ से आज क्या डिस्प्ले किया गया है? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खुंचा और मेरा थीम है मंडाला आर्ट। मैंने आज ये डिस्प्ले किया है कि मैं ये 3D एम्ब्रॉयडरी की है। मैंने ये लेसेस के साथ है, ये कोई वूल शूल किसी के साथ नहीं मैंने किया। एंड सेकेंडली मैंने ये ट्रेस तैयार की हैं, यू कैन सी दिस। एंड मेरा ये थीम है कि मैंने इसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं एंड डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं, नियॉन कलर्स, मोस्टली इसके नियॉन कलर्स हैं। थैंक यू। बिल्कुल, यहाँ पर मुनफरिद नौयत का काम जो है वो स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किया है, जिसको विजिटर्स जो है यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं, उनका जायजा भी लिया जा रहा है और उनको सराहा भी जा रहा है। और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आपकी तरफ से क्या डिस्प्ले किया गया है, किस चीज़ पर आपने काम अपना प्रेजेंट किया है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलाइका है और मैंने फोनिक्स बर्ड, जापानीज़ बर्ड है, इस पर मैंने काम किया है। मैंने इससे काफ़ी सारे कुशन्स बनाए हैं और मैंने इससे कारपेट बनाया है, कुशन पे एम्ब्रॉयडरी कराई है और ये कारपेट मैंने थ्रेड वगैरह के साथ यूज़ किया है इसको। बिल्कुल डिफरेंट जो प्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट्स की तरफ से दी जा रही है और यहाँ पर हर स्टूडेंट ने अपने आइडिया, अपने थीम पर काम किया है। किसी ने जो पेंटिंग्स बनाई हैं, किसी ने मलबूसात बनाए हैं और किसी ने मुनफरिद टेक्निक जो है वो डिज़ाइनिंग की वो यूज़ करते हुए प्रोडक्ट जो है मुतारिफ करवाएंगे। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइएगा आपका काम किस नौयत का है, क्या प्रेजेंट कर रही हैं आज के इस प्रोजेक्ट डिस्प्ले में? Assalamu alaikum, my name is Aruba and I am very happy to tell you about my theme. My theme is basically about Mughal buildings and their motifs. I have made a costume, lehenga. I have done block printing and embellishment over here to show their royalty, and I am very thankful to my institute for holding an exhibition here. This is a very big opportunity for us to show our work to people, to world, that we have so much creative and innovative ideas. Thank you. बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट और मुनफरिद नौयत के आइडियाज जो है प्रेजेंट किए गए हैं। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं जिनकी तरफ से आज डिस्प्ले लगाया गया है, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा आपका डिस्प्ले किस टॉपिक पर है, कैसा लगा आपका जजेस को काम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नीदा उमर और मेरा थीम है माई ड्रीम वर्ल्ड, मेरी ख्वाबों की दुनिया। यानी कि जब मैं अपने ख्वाबों की दुनिया के बारे में सोचती तो मुझे एक हसीन सा समा नजर आता है, गैलेक्सी सा। और स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ हम मसनूई सांस लेके जाते हैं, जहाँ हमेशा नहीं रह सकते। मेरे ख्वाबों की दुनिया भी इस तरह ही है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।